दोस्तों, आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन कुछ सालों पहले तक ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब अगर देखा जाए तो हमारे भारत पर कई देशों ने अच्छा खासा राज किया, लेकिन सबसे ज्यादा शासन किया गया ब्रिटिशर द्वारा। दोस्तों, जब ये अंग्रेज भारत आए थे तो उनके लिए हमारे देश पर राज करना इतना भी आसान नहीं था जितना आप सोच रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त भारत के ज्यादातर और अहम हिस्सों पर मुगलों का राज हुआ करता था। अब ये मुगल कितने ज्यादा शक्तिशाली थे ये तो आपको पता ही है। आप इनकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अफगान, मराठा और राजपूतों ने इन्हें हटाने के लिए जी जान लगा दी, पर बावजूद इसके उनके हाथ सिर्फ हार और हार ही आई। अब सवाल ये है कि बाहर से आए ब्रिटिशर ने ऐसा क्या कर दिया कि मुगलों को गद्दी छोड़नी पड़ी। बात है सोचने वाली। क्यों? अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ब्रिटिशर ने ये सब किया कैसे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए चलते हैं आपको भारत के इतिहास में लेकर। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है 1600 एडी से, जब कुछ अंग्रेज एक साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू करते हैं। कंपनी को खोलने के बाद उन अंग्रेजों को क्वीन एलिजाबेथ I द्वारा ईस्टर्न वर्ल्ड में ट्रेड करने का परमिशन भी मिल जाता है, और इसी परमिशन के चलते वो हमारे भारत में अपना पहला कदम रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में सबसे पहले दस्तक देते हैं कैप्टन हॉकिन, और उनके पीछे पीछे आते हैं थॉमस रॉय। कैप्टन हॉकिन और थॉमस रॉय मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में जाते हैं, और वहां पर ये दोनों उन्हें बहुत सारे उपहार देते हैं, और साथ ही ये भी बताते हैं कि उन्हें क्यों इंग्लैंड के साथ व्यापार करना चाहिए। अब शुरुआती दौर में तो मुगल सम्राट जहांगीर इंग्लैंड के साथ व्यापार करने से साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन बाद में कैप्टन हॉकिन और थॉमस रॉय के बार बार समझाने बुझाने के बाद आखिरकार इस काम के लिए जहांगीर मान जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ब्रिटिशर ने मुगल को भारत से हटाने के लिए चाणक्य नीति अपनाई। हाँ, वो बात अलग है कि उन्हें इस वक्त ये बात समझ में नहीं आई। चाणक्य नीति की भाषा में कैप्टन हॉकिन और थॉमस रॉय ने जो किया उसे साम कहते हैं। खैर, कैप्टन हॉकिन और थॉमस रॉय से हाथ मिलाने के बाद शाही फरमान निकाला गया। शाही फरमान के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना भुगतान यानी एनुअल पेमेंट के बदले पूरे मुगल साम्राज्य में फैक्ट्री खोलने और ट्रेड करने की इजाजत दी जाती है। अब जैसे ही शाही ऑर्डर मिलता है, ब्रिटिशर धीरे धीरे सूरत, मद्रास, पटना, बॉम्बे, कलकत्ता जैसी जगहों पर फैक्ट्री को खोल देते हैं। इसके बाद होता ही है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड कानून का शासन और बेहतर अनुबंध परिवर्तन की वजह से इन फैक्ट्री के आसपास सिटीज बनने लग जाती है। इन फैक्ट्रीज की वजह से भारत के मर्चेंट और लोग इन सिटीज की तरफ आने शुरू कर देते हैं। क्योंकि इन फैक्ट्री से ब्रिटिशर को काफी फायदा होने लगा था, जिसकी वजह से उनके अरमान बढ़ गए। जहां पहले इन अंग्रेजों का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में था, लेकिन अब वो पॉलिटिकल पावर को भी अपने कब्जे में करना चाहते थे, क्योंकि इन अंग्रेजों को इस बात को पता था कि अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो फिर ये ट्रेडिंग उनके लिए और ज्यादा मुनाफे वाली हो जाएगी। अपने इसी लालच के चलते अंग्रेज 1686 में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध करते हैं। अब मुगल के सामने टिकना इतना आसान तो था नहीं, इस वजह से ब्रिटिशर को मुगल के सामने हार माननी पड़ती है। अपनी इस हार के बाद अंग्रेज इस बात को काफी अच्छे से समझ जाते हैं कि मुगलों को हटाने के लिए प्रोत्साहन, घूस और सजा के साथ साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लाना पड़ेगा। दोस्तों, चाणक्य नीति में इसे भेद कहते हैं। मुगलों को इतना समझने के बाद सबसे पहले तो ये अंग्रेज और औरंगजेब से माफी मांगते हैं। औरंगजेब भी अपने साम्राज्य के फायदे को देखते हुए उन अंग्रेजों पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगा देते हैं और उन्हें माफी दे देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये माफी ही थी जो अंग्रेजों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद आता है 1707 एडी। ये वो दौर था जब औरंगजेब मर जाते हैं, जिसके बाद भारत पर राज कौन करेगा, इस मामले को लेकर अनबन शुरू हो जाती है। गलत निर्णय और कमजोर सम्राट चुनने की वजह से मुगल साम्राज्य गिरना शुरू हो जाता है। इससे डायरेक्ट फायदा होता है अंग्रेजों को। दोस्तों, उस दौर में मुगल साम्राज्य कमजोर शासकों और सत्ता संघर्ष का एक गढ़ बन जाता है। इसी नाजुक स्थिति के दौरान 1717 एडी में सम्राट फारूक सियार अंग्रेजों को एक फरमान जारी करते हैं। इस फरमान के हिसाब से ब्रिटिशर को एनुअल पेमेंट के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे मुगल साम्राज्य में टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है। इसी परमिशन के अंतर्गत ये अंग्रेज अपने सामान पर दस्तक यानी कि ड्यूटी फ्री परमिट इशू कर सकते थे, जिसके बाद कोई भी आदमी उस पर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा सकता था। यहाँ पर ब्रिटिशर अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं और इस दस्तक परमिट का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं।
जैसे ही बंगाल के नवाब को इसका पता चलता है, वो ब्रिटिशर को रोक देते हैं। रोकने के साथ साथ कलकत्ता में बने फैक्ट्री को बंद कर देते हैं। अभी ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि 1739 में पर्सिया के राजा नादिर शाह पर्सिया को बदहाली से बचाने के लिए भारत पर हमला कर देते हैं। अब चूंकि ये युद्ध बहुत ही अचानक हुआ था, जिसके कारण उस वक्त के सम्राट मोहम्मद शाह उस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मुगल एम्पायर तो पहले ही बहुत सारी चीजों से जूझ रहा होता है, जिसके कारण नादिर शाह के लिए दिल्ली तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। नादिर शाह दिल्ली पहुंचकर कोहिनूर हीरा, 70 करोड़ की संपत्ति और पीकॉक थ्रोन के साथ वापस पर्शिया लौट जाते हैं। नादिर शाह की इस हरकत के बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को और मराठाओं को दिमागी तौर पर मजबूती मिल जाती है। दरअसल मराठा और अंग्रेज दोनों ही इस बात को जानते थे कि मुगल को हथियार और धमकी से हटाना बेवकूफी होगी, लेकिन उन्हें इस बात का पता था कि भले ही मुगल अभी कमजोर है, पर इन्हें भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अवध, बंगाल, हैदराबाद, मराठा, अंग्रेज कोई भी क्यों ना हो, सभी लोग मुगल के सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करते हैं, जिसके कारण उनके रूल, रेगुलेशन और ऑर्डर की वैधता मिलती थी। अपनी इसी लेजिटिमेसी बनाए रखने के लिए ये अंग्रेज सबसे पहले बंगाल के नवाब को निकालने के चक्कर में लग गए। अंग्रेज ट्रेडिंग के मामले में काफी मुनाफा उठा रहे थे, लेकिन अभी भी वो इतने भी मजबूत नहीं हुए थे कि बंगाल के नवाब को सीधे तौर पर चुनौती दे। इसलिए यहाँ पर उन्होंने चाणक्य नीति के डिवाइड एंड रूल नीति को अपनाया, यानी कि भेद। सबसे पहले अंग्रेज मीर जाफर, जो बंगाल के नवाब का सेनापति होता है, उसे बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ की मदद से अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। जिसके बाद 1757 जब प्लासी का युद्ध होता है, तो अंग्रेज बड़ी आसानी से जीत जाते हैं और मीर जाफर को नाम मात्र बंगाल का नवाब बना देते हैं। यहाँ पर मराठा जोश में आकर गद्दी पर बैठे मुगल एम्परर शाह आलम II से मिलकर उन्हें प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। यहाँ पर मुगल एम्परर शाह आलम मराठा की बात मान लेते हैं और अब मुगल की प्रॉब्लम मराठा की प्रॉब्लम थी। नादिर शाह के मरने के बाद उसका जनरल अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर फिर से हमला करने वाला था। इसलिए 1761 में अब्दाली को रोकने के चक्कर में थर्ड पानीपत के युद्ध में बुरे तरीके से हार जाती है। इस हार के बाद भारत की राजनीति में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है, क्योंकि अब्दाली भी इतना मजबूत नहीं था कि वो युद्ध को जीतने के बाद वो भारत पर राज कर सके। यहाँ पर ब्रिटिशर इस युद्ध का पूरा फायदा उठाते हैं। 1764 में जो बक्सर युद्ध हुआ, बंगाल के नवाब मीर कासिम, शाह आलम II और अवध के राजा को एक साथ हरा देते हैं। जीत हाथ लगते ही इलाहाबाद के ट्रीटी के अंतर्गत मुगल से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स अपने हाथ में ले लेते हैं। खैर, तीसरे पानीपत की लड़ाई के बाद मराठा आखिरी बार मैसूर और हैदराबाद में ब्रिटिशर को मात देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक तो ब्रिटिशर इस खेल में एक्सपर्ट हो गए होते हैं और इसीलिए वो मराठा के अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाते हैं और उन सभी को, जैसे कि सिंधिया, भोंसले और होलकर को अलग कर देते हैं। यहाँ पर वो कुछ मराठा से दोस्ती तो कुछ से दुश्मनी करते हुए उन्हें मात देते हैं। धीरे धीरे सिंधिया और भोंसले ब्रिटिशर के सहायक गठबंधन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके तहत अंग्रेज स्टेट को बचाने के लिए अपनी सेना देते थे। ब्रिटिशर अब हैदराबाद के निजाम को घूस देकर एंटी ब्रिटिश गठबंधन को तोड़ने में भी जीत हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन 1799 में साहस के साथ लड़ने के बावजूद वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश सिर्फ पॉलिटिकली नहीं बल्कि हम पर सोशियो इकोनॉमिक तरीके से भी हावी हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुगल हो या फिर मराठा, 18वीं शताब्दी में सभी वही पुराने ट्रेडिशनल को लेकर चल रहे थे। उसके टैक्स का जरिया सिर्फ किसान ही थे, लेकिन ब्रिटिशर ने दिमाग लगाते हुए बेटर ट्रेड, कॉमर्स और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत कुछ लोगों का विश्वास जीत लिया। एग्जाम्पल के तौर पर 1793 में लॉर्ड वॉरेन परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम से कुछ जमींदार उनके खास बन जाते हैं। वहीं लॉर्ड कार्नवालिस से कुछ जुडिशियल फॉर्म में सुधार करते हैं और इंग्लिश को कोर्ट का मेन लैंग्वेज बनाकर मुगल को हटाना शुरू कर देते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। 19वीं सेंचुरी में राजा राम मोहन राय जैसे लोग भी इनका सपोर्ट करने लग जाते हैं और 1857 के आते आते कुछ जमींदार, कुछ राजा अनजाने में ही सही पर इनके जाल में फंस जाते हैं। 1857 में ब्रिटिश मुगल के लास्ट शासक बहादुर शाह II को बंदे बनाकर रंगून भेज देते हैं और उनके बेटे को मार दिया जाता है। दोस्तों, जिस जगह पर उनके बेटे को मारा गया उस जगह को आज भी खूनी दरवाजे के नाम से जानते हैं। खैर दोस्तों, कुछ यूं ब्रिटिश ने धीरे धीरे करके पहले हमें अलग किया और फिर हम पर राज। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर तो कर ही देना भाई।